Am I audible at the back? Everyone? Okay. Good afternoon, everyone. Okay, silence. Now settle down fast. What we did in the last class, कुछ याद है? And exchange rate, current account, capital account, balance of payment, balance of trade. What is the difference between balance of trade and balance of payment? Then balance of trade किस अकाउंट में आता है, करंट या कैपिटल? करंट अकाउंट. एक्सपोर्ट्स क्रेडिट अकाउंट में जाता है या डेबिट अकाउंट में? वाई क्रेडिट? मनी इज कमिंग. एंड इंपोर्ट्स? इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, इन केस ऑफ इंपोर्ट्स आउटफ्लो है मनी का, दैट मीन्स डेबिट अकाउंट. व्हेन एफडीआई इज कमिंग टू इंडिया, it is a part of inflow. FDI is coming to India. Okay, and it is a part of current account or capital account? Capital account. And it will be credited or debited? Credited. If you are taking a loan, in that case it will comes under which account? Capital account. Debit or credit? Credit. Okay, good. लास्ट क्लास का काफी कुछ याद है आप लोगों को? यस सर. एनआरआई डिपॉजिट्स वो हमारे पास आ रहे हैं. सी करंट अकाउंट में हमारे पास पार्ट्स हैं. एनआरआई डिपॉजिट्स कौन से हैं? यो यूनिलेटरल ट्रांसफर है या फिर वो किसी चीज को खरीद रहे हैं, इस वजह से वो लोग सिर्फ अपने घर बेच रहे हैं पैसे. यस सर. एनआरआई डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या होता है सर, ये बताइए. दिन से बाहर है जी, वो माल जो भेज जी, तो वो कहाँ पे भेज रहा है? अपने वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है वो सारे पैसे. ठीक है. अब यहाँ पे दो केस हैं. वो पैसे उसने कमाए कैसे हैं? पहली चीज़, क्या वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके फॉरेन कंट्री में अपना लेबर प्रोवाइड करके पैसे कमा रहा है? ठीक है. या फिर उसके पास पहले से पैसे हैं, वो सिर्फ बस अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है. दोनों ही केस में ये पार्ट है करंट अकाउंट का. दोनों केस में करंट अकाउंट का पार्ट है. फर्स्ट केस में क्या है, जब वो काम करके पैसे कमा रहा है, वो घर अपने अकाउंट में भेज रहा है. इस केस में ये क्या हो गया, ट्रांसफर्स वाले हो गए. ठीक है. ये आपके फैक्टर इनकम्स वाले हो गए. अगर उसके पास पहले से ही पैसे हैं, वो डायरेक्टली बस अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, तो ये यूनिलेटरल हो गया. लेकिन दोनों पार्ट करंट अकाउंट का ही है. यस सर. जी. सर ये आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की. जी. सर ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा फिर. ठीक. ये सर ये ना फर्स्ट यूनिट का पार्ट है. जब हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया था ना, उसमें ये सर ये डिफरेंस हम लोग को समझना था कि नेशनल्स कौन होते हैं, रेसिडेंट्स कौन होते हैं, सिटीजन कौन होते हैं. सिटीजन्स जो होते हैं वो लीगली वो उस किसी कंट्री के पार्ट होते हैं, पॉपुलेशन होती है सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट यहीं का है, आपका बॉर्न एंड बॉटअप यहीं का है, आप यहाँ के सिटीजन हो गए. ठीक है.
रेसिडेंस के केस में कुछ लीगल हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि आप कब रेसिडेंस कहलाएंगे, कब नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। जी जी, वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। नेशनल में क्या है? वो सेम सिटीजन के सिटीजन या नेशनल सेम चीज होती है। ओके, शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस, आगे बढ़े। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी लास्ट थर्ड यूनिट की ISLM हो गया है वहां पे सारा कुछ। हिग्स एंड हैंसन थ्योरी उन्होंने कराई है, ISLM शिफ्टिंग। मैंने तो यही सोचा था, एक स्टार्टिंग कराऊंगा ISLM थ्योरी से, देन उसके बाद मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल जो कि जरूरी है ISLM के लिए। ISLM को तो फिर आपका रिपीटिशन हो जाएगा। यस जी जी, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल जो पार्ट है ना, वो 5th यूनिट का ही पार्ट है। ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल ही आएगा। मैं पूरा डिटेल में कन्वर्टिबिलिटी, हाँ इसमें पार्ट है, मोबिलिटी वाला पार्ट है ये। जी जी जी, 5th यूनिट का ही पार्ट है। जी जी, ओपन इकोनॉमी के ही सारे पार्ट हैं। यस सर। जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब डिस्टर्ब हुआ? जी, क्या क्या अमेंडमेंट आई, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, और उनका ना क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए। जी, पांच पॉइंट डिस्कस किया, क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे मतलब मोस्ट फेमस जो सिचुएशन जो अराइज हुई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, वो हुई थी ड्यूरिंग 1990s। ठीक है, उस समय हमारे पास इतनी भी फॉरेन रिजर्व नहीं थी कि टू सपोर्ट आर इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। 2 वीक से ज़्यादा का इंपोर्ट्स भी करने के लायक पैसे नहीं था हमारे पास। करेंट अकाउंट इतना खाली हो गया था। दूसरा, उस समय हम जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उसमें फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। फॉरेन की कंपनीज नहीं आ पाती थी, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाते थे। ठीक है, और जो भी आते थे वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आते थे। तो इस वजह से हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट वाला जो सरप्लस वाला पार्ट होना चाहिए था वो भी नहीं था। करेंट अकाउंट जो हमारा खराब था ही, और कैपिटल अकाउंट भी हमारा गड़बड़ी चल रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उस केस में हमने क्या किया, IMF से तो हमने पहले सपोर्ट मांगा, फाइनेंशियल एड मांगा। दूसरा, हमने एग्री किया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। अभी 5th यूनिट पढ़ रहे हैं ना, ओपन इकोनॉमी। हमने एग्री किया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। ओपन का मतलब हमने कन्वर्टिबिलिटी को सपोर्ट किया। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 1993 या 94। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में भी हमने काफ़ी रिलैक्सेशन दी, इन्वेस्टमेंट को हमने अलाउ किया आना। ठीक है, FDI वहाँ से चालू हुआ आना, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई, इससे कि 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे ये सारे उसी के पार्ट हैं। सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब जब होती है तब जब आपके पास डेफिशिएट होता है। जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन, सी इंडिया जो है ना इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ उस समय प्रोड्यूस ही नहीं करते थे। ठीक है, फॉरेन की कंपनीज जो थी उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और यहाँ पे सेल करो। उस समय वेस्टर्नाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कल्चर का होने लगा था। जब इकोनॉमी ओपन हुई तो उस समय कल्चर भी तो आ रहा है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी कंट्री से। तो लोगों के अंदर ट्रेंड बन गया, जो लोग रोटी खाते थे अब वो बर्गर डिमांड कर रहे थे। ठीक है, बर्गर तो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब कल्चर का जब ट्रांसफ़र हुआ
तो लोगों को जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ गया कि इंडिया में प्रॉफिट अर्न करना, सिंस इंडिया इज सच अ बिग मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही ईजी है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आए। और हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल भी, जो पॉलिसीज़ जो थी हमारी उसको लिबरल भी बनाया, सो दैट फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आए और उनको सपोर्ट किया जा सके, उनकी सेफ्टी का ध्यान किया जाए। क्योंकि जो डिस्टर्ब कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और क्या पता कल को सीज हो गया हमारा सारा इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने रिलैक्सेशन दी, इस वजह से इन्वेस्टमेंट आई। यस सर। जी जी, उसमें आप और ऐड कीजिए, इससे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज होने लगा। हाँ, वो ना बोला कि क्या 6 पॉइंट रहता है ये जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकन इनटू अकाउंट फॉर। अच्छा, इसमें हमने कन्वर्टिबिलिटी को सपोर्ट किया पहला। दूसरा, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया थ्रू एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। तीसरा, हमने ऐसा किया जो एफडीआई की जो पॉलिसीज थी उसको और ज़्यादा रिलैक्स किया। रिलैक्स इन द सेंस, पहले लिमिट थी हमारे पास कि आप 26% से ज़्यादा किसी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की, 51% लाए, कोई कोई तो पूरा का पूरा ओपन कर दिया हमने धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें थी। कल्चरल का ट्रांसफ़र हुआ जिसकी वजह से लोगों का आना, जो टूरिज्म वाला सेक्टर है वहाँ पे भी हमने सपोर्ट किया इन सब चीज़ों को। इससे क्या हुआ, जब कल्चर का ट्रांसफ़र होता है, जब दूसरे कंट्री के लोग जब आते हैं उनको अपनी चीज़ें मिलती हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें की सर हमने। जी ये था सर, एक क्वेश्चन और आया हुआ है उसके अंदर डिस्कस कर लेना। जी जो हमारा बजट है जी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस उस पेपर में, 2 पेपर में मैं लिख, बजट का क्रिटिकल एनालिसिस इकोनॉमिक्स के जो हमारा पेपर है ना, ये वाले पेपर में, हाँ इस पेपर के अंदर जो बजट का जो एनालिसिस है उसके बारे में पूछा। करंट बजट का। हाँ करंट बजट, तो वो करंट बजट में हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या जो रिफॉर्म्स हमने लिए हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा पेपर देख के अकॉर्डिंगली एक बार डिस्कस करें। आपके पास पेपर है प्रीवियस ईयर वाले? हाँ मैं आपको पास, तो आप मुझे वो सेंड कर दीजिए सर। ये जो सिलेबस कंप्लीट करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करते हैं फिर, ठीक है। उसके अंदर ठीक है, ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर प्रीवियस। मैं चलो पेपर के अंदर, इसी पेपर के अंदर इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है जी जी, इसके अंदर वो क्वेश्चन पूरा आया। ओके, नो प्रॉब्लम, विल डू दैट। ठीक। Who is considered to be a father of macroeconomics? कीन्स। उनकी फेमस बुक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड? 1936। इट वाज पब्लिश्ड इन 1936, जहां पे उन्होंने फोकस किया किस पे? डिमांड साइड पे। कीन्सियन इकोनॉमिक्स आर आल्सो कॉल्ड डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। ओके, 1936 में उनकी बुक आई, उन्होंने वेरियस थ्योरीज दी, उन्होंने कैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया। ओके, इन 1937 जॉन हिक्स, 1937 में जॉन हिक्स ने ISLM मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इन 1937। और ये ISLM मॉडल जो है ना, ये कंसीडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ कीन्सियन इकोनॉमिक्स। कीन्स की जो थ्योरीज थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसका ग्राफिकल, लिसन केयरफुली, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो था ISLM मॉडल
बाई जॉन हिक्स, ओके, जॉन हिक्स। उसके कुछ टाइम के बाद हैंसन, अनदर इकोनॉमिस्ट, उन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया आईएसएलएम मॉडल का, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं आईएसएलएम मॉडल को तो उसको हिक्स एंड हैंसन थ्योरी भी कहते हैं। हिक्स ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, हैंसन ने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स दिया, ठीक है। आई थिंक आपने ऑनलाइन क्लास में ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। यस सर, मैं डिटेल में ही बता देता हूँ ये सारी चीजें। IS curve represents equilibrium in the goods market. IS curve represents equilibrium in the goods market. LM curve represents equilibrium in the money market, where L is liquidity preference or money demand and M is money supply. Write down IS curve represents various combination just 1 second. Yes, IS curve represents various combination of income and interest rate which tells us about equilibrium in the goods market. LM curve shows various combination of income and interest rate which tells us about equilibrium in the money market. Various combination of
income and interest rate which tells us about equilibrium in the money market. Assumptions of ISLM model. Assumptions. ISLM model. Various combination of income and interest rate which tells us about equilibrium in the money market. ठीक है, लिख लिया. Assumptions of ISLM model. First assumption, closed economy. Closed economy. Closed economy का क्या मतलब होता है? No foreign exchange. Okay. Second, all prices are fixed. All prices are fixed. Third, excess capacity in the economy. Excess capacity in the economy. What do you mean by excess capacity? Excess capacity का क्या मतलब होता है? No scarcity of resources. आप जितना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिमिट्स नहीं है. हमने जो पीपीसी कर्व बनाया था याद है? पीपीसी कर्व, ये वाला कर्व याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये जो कर्व है ये क्या शो करता है? ये पॉइंट्स कि हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करेंगे तब इस पॉइंट पे आएंगे. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या शो करते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट मीन्स वी हैव स्कोप ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का स्कोप है. ठीक है, हेंस एक्सेस कैपेसिटी मीन्स वी हैव रिसोर्सेज. हम चाहें तो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, नाउ डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व. ये कर लिया था, डेरिवेशन कैसे डेराइव होते हैं कर्व्स? नहीं किया? यस.
This is the aggregate supply curve which is equals to consumption plus savings. This is aggregate demand curve which is a combination of consumption plus investment. Interaction of aggregate supply and aggregate demand curve is your equilibrium point. At point E, write down, at E your savings equals to investment. Yes, equilibrium point E. At point E, savings equals to investment. डन? यहां तक हो गया? ये वाला? अच्छा, ये वाला वाई इनकम, आउटपुट भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं. ये भी इनकम ही है, और ये इंटरेस्ट रेट, ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. लिखवा रहा हूँ मैं, सारी चीजें लिखवा रहा हूँ. पहले ये ड्रॉ कर लो आप. राइट डाउन इनिशियल कंडीशंस. मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वही जी ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ सारी चीजें. राइट डाउन इनिशियल कंडीशन. यस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, E0, equilibrium position is E0, initial income level is Y0, same thing, and rate of interest is R0. This is the initial condition. Write down at the initial condition, in brackets rate of interest R0, in brackets rate of interest R0. The aggregate supply and aggregate demand curve intersect at point E0. Aggregate supply and aggregate demand curve intersect at point E0, which gives Y0 level of income. Y0 level of income. Noted? ये फंक्शन याद है?
वाई इज इनकम आउटपुट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी सिर्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लिया है, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी। ये इनिशियल कंडीशन ही है कि आपकी इनिशियली आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R0, एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड। आपके पास एक सिचुएशन है जहां पे आपकी इनिशियल कंडीशन ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R0। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 था, उस समय आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व E0 पे इंटरसेक्ट हो रही है, और वो जब इंटरसेक्ट हो रही है तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई और उससे हमें इनकम लेवल मिल गया, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, आपकी इकोनॉमी यहां पे रेस्ट कर रही थी अभी तक, ठीक है। अब यहां से चेंजेस हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट डाउन। नाउ सपोज rate of interest falls to R1, now suppose rate of interest falls to R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। अभी यही सिचुएशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। नाउ टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव रिलेशन, वाई? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा होता है तो इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं। ये किसने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं? आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। आपको अगर लोन लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप वेट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तब मैं लोन लूंगा। हाँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्चुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है उसके पीछे जनरली दो फैक्टर्स होते हैं। पहला इज योर सेल्स। आपकी सेल्स जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पॉजिटिव रिलेशन। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व इज C+I1, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, yes, new equilibrium position will be this E1, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर चला गया आपका E1 पे, वहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आ रहा सभी को? एनी डाउट? सभी को आ रहा ना समझ में? चलिए, नाउ सपोज इंटरेस्ट रेट फर्दर फॉल्स टू R2, इंटरेस्ट रेट और कम हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी।
New aggregate demand curve is C plus I2. And new equilibrium position is E2. R1. This point B, point A, B and C. A, B and C. आप कुछ भी नाम दे दो, पॉइंट्स को नाम ना भी दो तो भी समझ में आ जाएगा. Now what we'll do, we'll join these points. IS curve represents various combination of income and interest rate which gives equilibrium in the goods market, and it is downward sloping. Is it clear? कैसे derive करना है IS curve समझ में आ रहा है सभी को? Any doubts? ड्रॉ कर लीजिए इसे फिर. हाँ, ये सी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैटिक कंडीशन में पढ़ रहे हैं. दो कंडीशंस होती हैं. आप अपने इकोनॉमिक थ्योरीज को या इकोनॉमिक के जो लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट. बाकी चीजों को छेड़ना नहीं है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक, है ना. सारी चीजों को हमने कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ प्राइस के साथ रिलेशन देख रहे हैं. रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं. ठीक है, तो अभी इस जो मॉडल को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, वी आर अज्यूमिंग स्टैटिक इकोनॉमिक्स, जहां पे हमने डिसाइड किया था कि जो प्राइजेस हैं वो फिक्स्ड हैं. इसका यही मतलब है कि वी आर डीलिंग विथ स्टैटिक इकोनॉमिक्स. ठीक है, ड्रॉ कर लो. हो गया, ड्रॉ हो गया सभी का? Now second topic, derivation of LM curve. LM curve. थोड़ा जोर से बोले. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है. तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है. तो जब वो शिफ्ट हुआ तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन भी ऊपर चला गया. जरूरी नहीं है, लेकिन वी आर अज्यूमिंग स्टैटिक थिंग्स, कांस्टेंट सारी चीजें अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में. रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, R1, तो उसके बाद वही लिखे ना कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस टू I1 एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू AD C plus I1 increases to I1.
which shifts the aggregate demand curve upwards, which shifts the aggregate demand curve upwards, shifting the equilibrium position to I1, E1. Upwards, giving new equilibrium position at E1. अभी आप स्ट्रेट लाइन अज्यूम कीजिए सारी चीजें, ठीक है? कहां तक लिख लिया? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E1, which gives new income position at Y1. मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना. सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इसका लिखने का तरीका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन E1 एंड इनकम एट Y1, है ना? दिस इज R1, दिस इज Y1, ठीक है? उसके बाद फिर से R2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, R2 पे आ गया, आपका इन्वेस्टमेंट ये E1 था, ये E2 चला गया, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन E2, इनकम पोजीशन Y2, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को आज हमने कंबाइन किया तो हमें आईएस कर्व मिल गया. दोबारा से समझाऊं, किसको समझ में नहीं आया? जी, ऐसे नहीं, सेंटेंस में लिख लीजिए. ये आपके समझने के लिए, फिर बाद में आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए. डन हो गया, सभी का बना लिया. एलएम कर्व पे आते हैं अब, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व. नाउ वी आर डिराइविंग द एलएम कर्व. अगेन यहां पे दो ग्राफ्स बनेंगे. वाई एक्सिस इंटरेस्ट रेट्स, एक्स एक्सिस मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, इनकम.
ये नहीं दिख रहा है? दिस इज मनी सप्लाई कर्व, दिस इज मनी डिमांड कर्व. ड्रॉ कर लिया ये? थोड़ा जल्दी कर लो. इंटरेस्ट रेट है, वाई एक्सिस इंटरेस्ट रेट. क्या? E0 इक्विलिब्रियम. ए बता रहा हूं, पहले आप लोग लिखना स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा ये पॉइंट. इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन. Write down money supply is fixed. Money supply is fixed. And your income level is Y0. Your income level is Y0. आप यहां पे हैं, आप Y0 पे हैं, आपका इनकम ये वाला है. ठीक है, इनिशियल पोजीशन में आपका इनकम लेवल इज Y0. ओके, आपका इनकम जितना होता है वही डिटरमाइन करेगा कि आपका मनी डिमांड कितना होने वाला है ना. एट Y0 इनकम लेवल योर मनी डिमांड इज MD0. MD0 at Y0 level of income your money demand is MD0. Is it clear? यहां तक समझ में आया? Now the interaction point of money demand curve and money supply curve is your equilibrium which is at E0. equilibrium कहां पे है? E0 पे. Okay, this equilibrium position gives rate of interest equivalent to R0. ये equilibrium position आपको rate of interest दे रहा है R0. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? इधर आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, R0 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकम लेवल Y0 है, हमको एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट A. ओके, नाउ सपोज, आगे बढ़े. नाउ सपोज योर इनकम लेवल इंक्रीज टू Y1. इनकम लेवल इंक्रीज हो गया Y1. इनकम लेवल इंक्रीज टू Y1. जब इनकम लेवल इंक्रीज हो गया तो आपका मनी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, योर मनी डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू MD1. मनी डिमांड कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो गया MD1. न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन E1. न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन E1.
and your rate of interest is R1. This is point B. Is it clear to everyone? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ये चीज़ है? चलिए, now a further increase in income level, a further increase in income level to Y2, आपका इनकम लेवल और इंक्रीज हो गया, Y2 पे चला गया, मनी डिमांड क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट होगा, MD2। इनकम लेवल आपका Y2 पहुंच गया, आपका मनी डिमांड कर्व MD2 पहुंच गया, एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया, दैट इज E2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R2। पॉइंट C, joining these points will give you the LM curve. जरूरी नहीं है। Now what we have income, interest rate, a downward sloping IS curve, an upward sloping LM curve, and the interaction of IS LM curve is the position of general equilibrium in goods market and money market। जहां पे ISLM कर्व इंटरेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, वहां पे हमें क्या मिलता है? जनरल इक्विलिब्रियम। दोनों मार्केट अब इक्विलिब्रियम में है एक साथ। यस, लास्ट रोज आप लोग का क्या हो रहा है? नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? यहां तक क्लियर है सभी को? डाउट्स? एनी डाउट? दिस वन, R स्टार एंड Y स्टार। यहां तक समझ में आ गया? सी, ISLM कर्व में और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका IS कर्व और LM कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है? कौन कौन से सिचुएशन है जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, मनी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सारे सिचुएशन होते हैं, ठीक है? जब डायनेमिक चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, तो आपके ISLM पे क्या फर्क पड़ता है, कैसे इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन ये सारे जो पार्ट हैं 3rd and 4th यूनिट के पार्ट्स हैं, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली सर विल कवर दोज पोर्शंस, वो करवा देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल डू दैट, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग हम लोग को करना क्या था? 5th यूनिट का मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, जिसके लिए हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि IS कर्व क्या होता है,
LM कर्व क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है दैट इज मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, उस पे आते हैं। सर इसको थोड़ा सा पूरा नोट्स लिखवा दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर ये मॉडल आया हुआ है। जी ठीक। ये आप ड्रॉ कर लिया सभी ने? सभी ने ड्रॉ किया है? Now starting with our new topic, that is Mundal flaming model, also called ISLM BP model. BP is balance of payment model. This model was given by Robert Mundell and Marcus Fleming, of which Robert Mundell assumed perfect capital mobility. On the other hand, Fleming assumed imperfect capital mobility. What do you mean by capital mobility? Capital mobility, yes, एबिलिटी टू मूव द कैपिटल, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर कर देना। write down capital mobility. Capital mobility is the free movement of capital goods between countries, okay. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स. इन केस ऑफ इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी वी हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? सिर्फ नॉर्मल होते हैं कंज्यूमर गुड्स? तो क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स? होते क्या एग्जैक्टली? जो गुड्स कंज्यूमर परचेज करता है फॉर द कंजम्पशन, दोज आर कंज्यूमर गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, ठीक है. मशीनरीज ओनली फॉर इट इज कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. जैसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, आप बाजार में गए, उसे खरीदा और आपने कंज्यूम कर लिया, दैट आर कंज्यूमर गुड्स.
प्रोड्यूसर गुड्स में वो जो आपने खरीदा है उसको आप यूज करोगे फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस करने के लिए चीजें, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, yes, assumption of Mundell-Fleming model, assumption of Mundell-Fleming model. Open economy, open economy, first assumption is open economy. Previously when we are dealing with ISLA model, वहां पे हमने क्या assume किया था, closed economy. यहाँ पे क्या assumption है, open economy, ठीक है। The second assumption, the country is small open economy, small open economy, small open economy. ओपन इकोनॉमी का तो मतलब समझ में आता है आप लोग को, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पे स्मॉल वर्ड ऐड हो गया है कि आपकी जो कंट्री है, जिस कंट्री के बेस पे हम लोग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर थ्योरी जिस कंट्री के ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो जो कंट्री है वो स्मॉल है, ओपन इकोनॉमी है, स्मॉल है। इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉल का मतलब होता है कि आपकी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल रेट्स को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आपकी इकोनॉमी के रेट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंटरनेशनल रेट्स को चेंज कर सके, ठीक है। डिपेंड करता है कि स्मॉल है या लार्ज है, कोई बात नहीं, तो भी यही इसी पे स्टडी होगी, स्मॉल ओपन इकोनॉमी पे। वो भी आपके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सी, लार्ज इकोनॉमी, स्मॉल इकोनॉमी इज डिफरेंट थिंग देन फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ऑपरेट करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लार्ज इकोनॉमी एंड स्मॉल इकोनॉमी की बात हो रही है। वो लार्ज इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल रेट्स को अफेक्ट कर सकती है, स्मॉल इकोनॉमी इंटरनेशनल रेट्स को इफेक्ट नहीं कर पाती है। तो जो बाहर से जो चीज़ें डिसाइड हो रही हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगी, इसका ये मतलब हुआ ओपन इकोनॉमी में। यस, एक्सोजिशनी, हाँ, या डिटरमाइंड, हाँ, बाहर से डिटरमाइन हो रही सारी चीज़ें। आज के टाइम पे दिस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी वाला जो थ्योरी था गिवन बाय मुंडल, ये ज्यादा रेलिवेंट है रेदर देन दिस फ्लेमिंग मॉडल, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विथ दिस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, एक्सचेंज रेट याद है ना, लास्ट क्लास में जो किया था, एक्सचेंज रेट्स, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, जी, ठीक। सो फर्स्ट
we will dealing with perfect capital mobility in case of fixed exchange rate. That means वो जो स्मॉल ओपन इकोनॉमी है वहां पे एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट. ठीक है. What do you mean by monetary policy and fiscal policies? Central Bank or RBI, rate of interest then, money supply then, or repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR. ठीक है. तो ये सारे किसके पार्ट हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस. ठीक है. सो वी आर डीलिंग विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी पहले देखते हैं. सिंस वी हैव परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, इस केस में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो लाइन होगी, लाइन बीपी लाइन, विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमारे कोर्स का पार्ट है जो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? नहीं, ये पार्ट नहीं है. नहीं पार्ट, नहीं. यानी ये हमें ऐसे याद रखना है. हाँ, ये याद रखना है. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, है ना. जी. X axis output, y axis interest rate. We have downward sloping IS curve, upward sloping LM curve, and horizontally sloped balance of payment curve. Okay. Now this balance of payment जो horizontal curve है, इसके बारे में एक और चीज आप लोग जान लीजिए. इस लाइन के बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे कहीं पे भी, ये पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस. पॉइंट्स अबव द बीपी लाइन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, और उस लाइन के जो नीचे जो पोजीशंस होगी वो होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट. ओके. यस. हाँ, तभी इक्विलिब्रियम होगा ना. ठीक है. यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, और आपकी गुड्स इकोनॉमी, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट वो भी इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम हो रहा है किसके किसके बीच? गुड्स मार्केट, मनी मार्केट एंड फॉरेन सेक्टर. ठीक है. ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. दिस पोजीशन इज E0. वो पॉइंट जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है तीनों कर्व का, इस पॉइंट E0 इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पे मनी मार्केट, गुड्स मार्केट एंड फॉरेन सेक्टर तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं. उस पॉइंट पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, नो सरप्लस नो डेफिशिएट. ठीक है. साइड बाय साइड आप लोग लिखते भी रहो ये सारी चीजें, है ना. ये आपका इनिशियल पोजीशन है.
दिस इज योर इनिशियल पोजीशन फॉरेन सेक्टर, इनिशियल पोजीशन है ये, ठीक है। Y0 is your output, R0 is your rate of interest, initial position. Real output, real interest rate. ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपने आउटपुट को इंक्रीज करना बाय यूजिंग एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट के पास दो रूट्स हैं, मॉनिटरी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? मॉनिटरी पॉलिसी यूज किया टू इंक्रीज इट्स आउटपुट, ठीक है। ये साइड बाय साइड आप लोग लिखते रहिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट इज यूजिंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, this will shift the LM curve from LM to LM dash. LM कर्व शिफ्ट होगा, किस साइड शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। आपने एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी यूज की है जिसकी वजह से आपका LM कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज योर न्यू LM कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। यहां तक क्लियर है? एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी जिसकी वजह से LM कर्व शिफ्ट हो गया। अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दिस E1, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन E1 हो गया। E1 जो पॉइंट है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कहां पे है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट में है, ठीक है। अब कोई भी इकॉनमी डेफिशिएट में रहेगी तो अच्छी चीज तो है नहीं, ठीक है। उसको गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट क्यों ठीक करने की कोशिश करेगी? क्योंकि वी आर डीलिंग विथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। यहां पे तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। राइट डाउन, since the new equilibrium position, since the new equilibrium position is below the balance of payment line, is below the balance of payment line, since the new equilibrium position is below the BP line, depicting BOP deficit, BOP deficit. Hence, the government will intervene. Next line, अब गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगी? गवर्नमेंट विल परचेज, द गवर्नमेंट विल परचेज डोमेस्टिक करेंसी एंड सेल फॉरेन करेंसी। Government will purchase domestic currency and sell foreign currency. This will decrease the money supply in the market. ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गया इससे। और जब आपका मनी सप्लाई कम होता है तो आपका LM कर्व फिर दोबारा से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है।
मनी सप्लाई जब कम हुआ तो एलएम कब आपका दोबारा से इस पोजीशन पे आ गया। देखिए यहाँ पे आपका डेफिशिएट चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट का क्या मतलब होता है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हो, ठीक है। अब मनी सप्लाई आपने कम कर दिया तो आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। आपने इंपोर्ट्स कम करने के लिए आपने मनी सप्लाई ही कम कर दिया, तो जब मनी सप्लाई कम कर दिया तो जो डेफिशिएट वाला पोजीशन था वो दोबारा से बैलेंस पे आ जाएगा। सी जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है ना तो आप ज़रूरत के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी डिमांड करने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब पैसे ही नहीं होंगे तो आप डिमांड ही नहीं करोगे चीज़ों की। तो अब दोबारा क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ रिस्टोर हो गया, E0 पे, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई गवर्नमेंट, स्मॉल ओपन इकोनॉमी गवर्नमेंट अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना चाह रही है, ठीक है, उस यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी इट विल रिमेन्स इनइफेक्टिव, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। आप ये नोट कर लो, इन केस ऑफ फिक्स्ड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। ओके अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। ये ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया, चलिए। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द आउटपुट बाय यूजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, टैक्सेस रिड्यूस करेगी, ठीक है। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुई फिस्कल वाली। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल शिफ्ट द IS कर्व फ्रॉम IS टू IS डैश।
न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन E1, write down this new equilibrium position E1 equilibrium position E1 gives balance of payment surplus E1 पे जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आ गया, दिस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन E1 गिव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, hence government will intervene by purchasing foreign currency and selling domestic currency. This will increase the money supply in the economy. This will increase the money supply in the economy. ठीक है, increase in money supply will shift the LM curve from LM to LM dash. LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. Now the new equilibrium position is E2. New equilibrium position is E2 and new output level is Y1 या Y2, कुछ भी आप कर लो. नोट कर लिया. अब आप यहां पे देखिए, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो E2 पे है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया. ठीक है, द गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट इट्स इनिशियल पोजीशन. राइट डाउन, या फिर इसे ऐसे लिखिए, द आउटपुट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम Y0 टू Y2 या Y1 जो भी है, विदाउट चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट. विदाउट चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है. दिस मीन्स fiscal policy is effective in case of fixed exchange rate. Fiscal policy is effective in case of fixed exchange rate.
डन, नोट कर लिया। अगर वहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो रहा है, मेंटेन है, उस केस में आपकी फिजिकल पॉलिसी काम करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करेगी। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका एक्सचेंज रेट कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपके एक्सपोर्ट्स कितने, इंपोर्ट्स कितने हैं, आपके यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, आपका इन्फ्लेशन रेट कैसा है, आपकी इकोनॉमी में क्या सारी चीज़ें, आपका डेट रेट कितना है, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इवन आपकी गवर्नमेंट कैसी है उस पर भी डिसाइड होता है। दैट मीन्स रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, जो इंडियन रुपी है वो कमज़ोर हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, या फिर हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस। रियल लाइफ में तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, बाई बाई गवर्नमेंट, जी जी जी, सी आपके जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो फिक्स था, वाई जीरो पे था आउटपुट लेवल। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, आउटपुट लेवल को इंक्रीज करना। हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है। कैसे करना है? बाय यूजिंग फिजिकल पॉलिसी, है ना। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट का कुछ नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन फिजिकल पॉलिसी यूज करने की वजह से आपका आईएस कर्व शिफ्ट हुआ, तो आउटपुट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गया उसको। और आप जो बैलेंस ऑफ सरप्लस पे पोजीशन पे पहुंच गए थे, है ना, उससे क्या हो रहा था, फॉरेन करेंसी आपके पास ज़्यादा आ रही थी, इकोनॉमी में ज़्यादा आ रही थी। तो ये क्या होता है, जब आपके पास फॉरेन करेंसी आने लगती है ना, तो आपके इंपोर्ट्स भी बढ़ने लगते हैं, आप खर्चे भी ज़्यादा करने लगते हैं। जब इनकम आने लगती है तो आप खर्चे भी ज़्यादा करने लगते हैं, तो आपका फिर दोबारा से वो बैलेंस की ओर आने लगता है, जो इंक्रीज़ हुआ था वो बैलेंस की ओर अपने आप आने लगता है। और प्लस गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ले लिया, क्योंकि ये फिक्स इकोनॉमी, फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, तो उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो एलएम कब शिफ्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। This is the initial position in case of flexible exchange rate. ये ड्रॉ कर लिया, जल्दी कीजिए, आज एक ही हो पाएगा मतलब।
ड्रॉ कर लिया? नाउ गवर्नमेंट इज यूजिंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. This will shift the LM curve to right. आपका LM कर्व शिफ्ट हो गया राइट. LM डैश न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज E1. E1 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि कहाँ पे है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट पे है. ठीक है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी यहाँ पे, मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा क्या होगा. तो जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट में चला जाता है ना, उस केस में जो आपकी करेंसी होती है वो डेप्रिसिएट होती है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है. ठीक है, balance of payment deficit which will result in the depreciation of domestic currency. ये आपका जो डेफिशिएट है इसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई. ठीक है, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तब आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? डिक्रीज क्यों होते हैं? आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे. क्यों बढ़ेंगे? क्यों? हमारे जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो सस्ते हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए. नहीं समझ में है? सी, पहले अमेरिकन को $1 के बदले 70 रुपए का सामान मिलता था. आपकी डोमेस्टिक करेंसी कमजोर हो गई, अब उसको $1 के बदले 80 रुपए का सामान मिल रहा है, तो वो ज्यादा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, आपका ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गया. इंपोर्ट कम हो जाएगा. ठीक है, यस. एक होता है ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स और एक होता है डिराइव्ड एक्सपोर्ट्स या डिराइव्ड इंपोर्ट्स. ऑटोनोमस होता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप होते हैं एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स. कुछ होते हैं डिराइव्ड, जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपका इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ गया, इनकम की वजह से आपका इंपोर्ट्स और बढ़ रहा है. ठीक है, ये डिराइव्ड वाले हैं. कुछ होते हैं ऑटोनोमस, आपका इनकम जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना इंपोर्ट करना ही करना है. ठीक है, सिमिलरली इतना एक्सपोर्ट करना ही करना है. ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गई. ऑटोनोमस ऐसे होता है यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे फैक्टर्स तो हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जहां से हमें सस्ता मिलेगा वहीं से हम खरीदेंगे. सी, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है ना, वहां पे तो आप क्या है, वो डिराइव्ड वाले हैं. यहाँ पे ऑटोनोमस का मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरे फैक्टर हैं वो तो कंट्रोल कर सकते हैं ना इन चीज़ों को. जब कहीं पे चीज़ सस्ती मिल रही है ना, तो आप भले डिसाइड कर लिए कि आप वहाँ से नहीं खरीदोगे, लेकिन बाकी लोग तो खरीदेंगे वहाँ से.
और भी फैक्टर्स होते हैं, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, और भी सारी मतलब सी ये जो कंपोनेंट्स है ना, ऑटोनोमस डिराइव्ड ये सारे, ये आपके ISLM का पार्ट है। ISLM जब डिटेल में आप लोग करोगे, फैक्टर्स विच शिफ्ट्स द IS कर्व, LM कर्व, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल में करना आप लोग 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन क्या सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट्स आपके इंक्रीज हो गए, दिस विल शिफ्ट द IS कर्व टू IS डैश। आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एक्सपोर्ट के बढ़ने से आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, सही बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी गुड्स मार्केट में एक्सपोर्ट्स का बढ़ना मीन्स डिमांड का बढ़ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो जब आप लोग डेरिवेशन देख रहे थे IS कर्व का, वहाँ पे देख ही रहे थे कि जैसे जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, आपकी IS कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होती है। लेकिन जब ऑटोनोमस शिफ्ट आता है तो वो भी शिफ्ट आता है, IS कर्व शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड में नहीं जाके शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड। सो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? आपका आउटपुट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट एज इट इज है। ये आज का लास्ट ग्राफ है, ये वाला नोट कर लो। ग्राफ ड्रॉ कर लिया?
डन बन, चलिए। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज E1। E1 जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, आपकी करेंसी एप्रिसिएट हो जाती है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आपकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, इन दैट केस योर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, गो डाउन। ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम होगा, आपका आईएस कर्व दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। That means in case of flexible exchange rate, fiscal policy is ineffective. Done. With this we have completed this perfect capital mobility, मुंडल वाला। ठीक है, ये ज्यादा रेलिवेंट यही था, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है, उसको शॉर्ट में कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, SDR क्या है? ये सर SDR ना, इसे कहते हैं पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड, वेट अभी कुछ डिस्कस करना है आप लोग से, वेट। ठीक है, ये IMF के द्वारा स्टार्ट हुआ था SDR, इंटर SDR जो होता है स्टैट्यूटरी डिपॉजिट स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये IMF के द्वारा होता है ना। जितनी बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दी IMF उतना बड़ा SDR। ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF जो बने थे ना, सर मेरे को SDR और बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ये एडजस्ट होते हैं ये बता। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, आपका ट्रेड कितना है, आपके एक्सपोर्ट्स कितने, इंपोर्ट्स कितने, FDI कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, आप लोन कितना ले रहे हैं या दे रहे हैं, इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसाइड होता है। SDR डिसाइड होता है आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये जो IMF बना था, वर्ल्ड बैंक बना था या एशियन डेवलपमेंट बैंक बना है, ये सारे बैंक कैसे बनते हैं? जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो लोग पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है उसको उतना ज़्यादा वोटिंग राइट मिलता है, पहली चीज़। उसका उतना बड़ा SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो उतना ज़्यादा लोन ले सकता है, पैसे निकाल सकता है। इसका ये मतलब हुआ, आपको ज़रूरत पड़ेगी, इकोनॉमी अगर क्राइसिस पे गई तो आपके पास इतना ड्राइंग राइट्स है, आप इतने पैसे निकाल सकते हो। रेटिंग नहीं, इकोनॉमिक पोजीशन उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जस्ट टेल मी, ओके एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। In the next class we'll going to complete this 5th unit within half an hour। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये बता दो आप लोग, क्योंकि मेरा पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। मुझे फर्स्ट सेकंड एंड 5th यूनिट मिला था, तो नेक्स्ट क्लास के हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताइए मैं क्या लेके आऊँ आप लोग के लिए। सर वो FMS के पेपर देखिए, उनके अंदर दो न्यूमेरिकल आए। मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, आप न्यूमेरिकल करोगे, वेलोसिटी ऑफ मनी और पता नहीं क्या क्या। वेलोसिटी ऑफ मनी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये 3rd एंड 4th यूनिट का पार्ट है, तो फिर हम लोग को 3rd एंड 4th यूनिट पहले करना पड़ेगा। वो समझ गया, कैम्ब्रिज वाला होगा आपका। उसके बाद वेट,
सिलेबस है आपके पास? सिलेबस है किसी के पास?